ये जो मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने इसको इस पॉइंट तक बनाया था कि हमारे पास एनालिसिस रह गई थी। बाकी जो था वो हमारे पास सब कुछ जो लोड एप्लीकेशन था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम उसको फाउंडेशन एनालिसिस एनालाइज उसके फाउंडेशन डिसाइन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, और इस दौरान आपको कोई क्वेश्चन का हैंड रेस क्या करें, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दिया करूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हम उसके एनालिसिस पहले स्टेप हमने क्या किया है कि हमने उसको फिक्स सपोर्ट असाइन कर दिया। अब क्या हुआ है, तो फिक्स सपोर्ट के बेस पर हम क्या करेंगे कि हम कॉलम की रिएक्शन निकालेंगे। फिक्स सपोर्ट की बेस पर हम उसको एनालाइज कर लेंगे, फिर कॉलम की हम रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन को यूज करेंगे हमारे पास जो मैक्सिमम लोड आ रहा होगा कॉलम के बेस पर, तो उस लोड की वैल्यू को हम यूज करेंगे और उसके बेस पर हम जो राफ्ट की थिकनेस है वो हम निकालेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग जो आपको थ्योरी जो मैं आपको जो सीपी मिला है या जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीपीएल मिला हुआ है, तो यही जो प्रोजेक्ट यही जो रिपोर्ट है ये आप लोग लैब में भी सबमिट करोगे, क्योंकि ये वैसे भी आप लोग सैप में कर रहे हो तो या ई में कर रहे हो, तो यही रिपोर्ट जो है वो आप लोग लैब में भी सबमिट करोगे। उसमें आपके आपके टू लैब हो जाएगा, उसमें मेरा नाम आप लोग ऐड कर दे सेपरेटली। और इसमें आप लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट सबमिट करना है, इस तरह नहीं है कि आप लोग जो है वो एक सब ग्रुप सबमिट करोगे। ठीक है, तो मैम क्लास जो आपके ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगा और गूगल क्लासरूम में भी कि आप लोगों ने ये सबमिट करना है। हम इंतज़ार करेंगे कि अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो आप लोगों ने इसको हार्ड फॉर्म में सबमिट करना होगा। सही है, तो अभी हम क्या करते हैं कि एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम कॉलम के बेस पर जो मैक्सिमम रिएक्शन आ रहा होगा, जो मैक्सिमम रिएक्शन आ रहा होगा वो हम यूज करेंगे ताकि हम थिकनेस या राफ्ट थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन या थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ द राफ्ट जो है वो हम निकाल सकें। ठीक है, तो उसको हम रन नाउ करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन जो आप लोग पूछ सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। एक में एक दूसरी बात ये कि तो यहाँ से स्टार्ट है ना कि इसके बाद हमारे सिर्फ हार्डली एक या दो टॉपिक्स ही रहते हैं। आपके एग्जाम्स 5 जुलाई से हैं, तो उसके बाद जितने भी आपकी क्लासेस होंगी उसमें सब में आपके सिर्फ रुब्रिक्स ही होंगे। ठीक है, तो काइंडली अभी से प्रिपेयर कर लें। सारे रुब्रिक्स स्टार्ट से ही होंगे। बस इसके बाद मैं क्लास ले लूँगा, सब भी आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। सही है, तो अच्छी तरह उसको देख लें कि किस तरह हम उसको परफॉर्म करते हैं। हर टॉपिक जो हमने किया हुआ है, इसके बाद हार्डली हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक रहते हैं, उसको हम कर लेंगे। तो उसके बाद आपके रुब्रिक्स आपके असेसमेंट होंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस स्टार्ट है। ये कुछ मिनट्स लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो बिल्डिंग है वो पोस्ट बिल्डिंग है, तो इसमें हमारे पास नोट्स हो जाते हैं, ड्राइंग्स हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फिर हमारे पास वो थोड़ा टाइम लेता है। अगर सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो फिर बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज ये कुछ तो 1-2 घंटे रहता है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप लोग जिस तरह भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस में पढ़ रहे हैं ना स्टिफनेस मेथड, तो यहाँ पर आप देख लें कि फॉर्मिंग स्टिफनेस एट जीरो इनिशियल कंडीशन,
कि हमारे पास ये जो मेथड, ये जो आपके पास सैप है या बाकी सॉफ्टवेयर है, तो जो सैप है ये हमारे पास स्टिफनेस मेथड के बेस पर बना हुआ है। इसकी जो कोडिंग हुई है वो स्टिफनेस मेथड के बेस पर हुई है। तो ये बात याद रख करेंगे कि कभी कभी आपको कोई पूछ लेता है कि हमारे पास ये स्टिफनेस मेथड के बेस पर जो है वो एनालिसिस करता है, उसको कैलकुलेशंस करता है। तो अभी तक 14% एनालिसिस हुई है, सॉरी 83% हो गई है। ये 73% बेड हो गया और 43% हमारे पास एनालाइसिस होके बीच इसमें थोड़ा रुक जाता है, उसके बाद ही फौरन हो जाता है। अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? अनियाल, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। अली बताएंगे स्टूडेंट्स ये ऐसे ही होते हैं कि ऐसे बाकी क्लासेस में ये आज कम है? तो बहुत ज्यादा कम है, 85 में से 12 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट है। बस पता नहीं सर, कभी होते हैं कभी नहीं सर। ठीक है, तो हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो मेन स्टेप है कि हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो कॉलम के बेस पर जो रिएक्शन है वो हमें चेक करना है, क्योंकि उसी के बेस पर हमने जो है वो राफ की थिकनेस निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जॉइंट्स में। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन है जिसके अंडर आप लोग जो है अपनी रिएक्शन चेक कर सकते हैं। तो हम यूटिकॉन 2 की तरफ जाएंगे और उसके बेस पर हम अपनी रिएक्शन जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। सही है, तो अभी हम जूम करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारी रिएक्शंस हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास ये वाला जो जमीन का जो रिएक्शन है वो 189 के आ रहा है। बाकी चेक करते हैं कि हमारे पास जो बाकी रिएक्शन है वो कितने आ रहे हैं। ये माउस के साथ बहुत इजी हो जाता है। सही है, इसलिए तो ये मसला कर रहा है। पहला रिएक्शन जो था वो 189 था ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से हमारे जो रिएक्शंस है वो मैक्सिमम हमारे पास कॉलम्स पर जो रिएक्शन आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है,
तो हम दूसरे स्टोरी की तरफ, दूसरे लेवल की तरफ जाते हैं, दूसरे कॉलम्स की तरफ जाते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पे हमें क्या ये शो कर रहा है। फिर उसको हम जूम करते हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास वेदर 189 से भी ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर वो ज़्यादा आ रहा होगा तो हम क्या कर देंगे कि हमारे पास कॉलम वही लोड लेंगे और उसी की बेस पर जो है वो हम अपने राफ्ट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अगेन इसमें भी हमारे पास 170 आ रहा है। इसमें इसको ना चेक करता है कि इसमें हमारे पास एक दो कॉलम्स जिसमें मतलब ऐसे कॉलम्स भी हैं जिसमें हमारे पास 210 का रिएक्शन आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये चेक हमारे पास जो है ये जो एंड कॉलम्स है उसमें हमारे पास 210 का रिएक्शन आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू लोड की जो वैल्यू है या जो रिएक्शन की जो वैल्यू है, या ये कह दे कि हमारे पास जो बेस ग्राउंड पे जो लोड ट्रांसफर हो रहा है कॉलम से, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 210 के पे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम फाउंडेशन या राफ्ट को जो डिज़ाइन करेंगे वो हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे कि हम 210 की वैल्यू के बेस पर जो है हम थिकनेस ऑफ द राफ्ट को निकालेंगे। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सेल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारे पास किस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 210 के बेस पर। ठीक है। आप लोगों ने पंचिंग शेयर डिमांड की बात उसको सुना होगा कि हमारे पास पंचिंग शेयर डिमांड क्या होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हम थिकनेस ऑफ द राफ्ट निकालेंगे वो हम जो है वो पंचिंग शेयर डिमांड के बेस पर जो है वो निकालेंगे। ठीक है। तो हमारे पास पंचिंग शेयर कैपेसिटी आप लोगों ने अगर कॉलम या इंडिविजुअल कॉलम या वॉल की फाउंडेशन कॉलम के बेस में जो एक्चुअली हो जाता है। अगर आप लोगों ने कॉलम की फाउंडेशन जो आइसोलेटेड फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं आरसीडी में डिजाइन क्या होता है, तो उसमें हमारे पास पंक्चुअल शेयर कैपेसिटी की इक्वेशन होती है। इसके बेस पर हमारे पास थिकनेस ऑफ द वो फुटिंग आ जाती है उस केस में भी। तो आज भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पंचिंग शेयर कैपेसिटी की इक्वेशन है कि 5 4 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी नॉट इनटू डी एवरेज। इसमें हमारे पास फाई आपको पता है स्ट्रेन रिडक्शन फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू है वो हम 0.75 लेंगे। 4 उसके बाद अंडर ऑफ एफ सी प्राइम, हमारे पास एफ सी प्राइम आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ तक जो हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जितना यूज कर रहे हैं 4000 पीएसआई हमारे केस में है, तो वो हम यूज करेंगे। बी नाट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्रिटिकल पैरामीटर है। इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहूंगा, ये आप लोग ऑलरेडी अपने आरसीटी में पढ़ चुके होंगे, आरसीटी 1 या आरसीटी 2 में। तो बी नाट हमारे पास किस तरह फाइंड होता है कि हमारे पास 4 इंटू सी प्लस डी एवरेज। चूंकि ये जो बी नाट जो है वो डिफरेंट टाइप्स कॉलम्स के लिए मतलब हमारे पास जो पेरिफेरी पे कॉलम्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट है, जो सेंटर में होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। हम एक सेंटर कॉलम लेंगे ताकि हमारे पास एक्सट्रीम रिस्पॉन्स आ जाए। तो हमारे पास इस वजह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 4 इंटू सी प्लस डी एवरेज हमारे पास जो मैक्सिमम वो है वो हम लेंगे। उसके बाद डी एवरेज हमारे पास क्या है, तो इस केस में जो आज हमारा केस है कि हमने राफ्ट की थिकनेस को फाइंड करना है। तो इस केस में हमारे पास जो डी एवरेज है वो हमारे पास थिकनेस ऑफ द राफ्ट है। ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अभी हम एक्सेल की तरफ जाएं और उसमें हम वैल्यूज पुट कर, और यहाँ जो 5 VCP है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह जो है वो हम अपनी जो रिएक्शन अंडर द कॉलम है जो हमारे पास 210 किसका आया हुआ है वो हम पुट करेंगे। ठीक है। इसमें एक और बात आप लोग याद रखिए कि क्योंकि हमारे पास एफ सी प्राइम उसके अंडर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम एफ सी प्राइम की वैल्यू जो है वो हम पी एस आई में लगाएंगे 4000 PSI। तो हमारे पास जो 5 VCP हो जाएगा वो हमारे पास 210 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3
जो हमारे पास है पॉइंट्स की वैल्यू हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास में अभी हम देख भी लेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज हमारे पास 2 हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको फिर हम यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बेस पर क्या करेंगे, फिर हम जो है वो हमारे पास जो डी एवरेज है या थिकनेस ऑफ द राफ्ट है वो जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास सपोज रिपोर्ट शीट हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि हमारे पास एक तो 210 फाइव की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.75 है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एस क्यू आर टी जो स्क्वायर रूट के यूज होता है, उसके अंदर हमारे पास 4000 psi की हमारे पास कंक्रीट आ जाएगी, या जो भी कंक्रीट आप लोग यूज कर रहे हैं 2000 या 4000 है। तो 0.575 अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 4000 psi। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास है बी नॉट इंटू डी एवरेज, और बी नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे 4 इंटू सी प्लस डी एवरेज। अब इसमें सी जो है वो हमारे पास कॉलम की क्रॉस सेक्शन है। हमारे केस में कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन या उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ प्लस जो विड्थ है, वो हमारे पास 24 क्रॉस 24 इंच है। तो यहाँ पर हम सी की जगह जो है वो 24 लगा लेंगे, और डी एवरेज को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमने डी एवरेज हो चुके फाइंड करना है। सही है, तो 4 उसके बाद 4 इंटू ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा, और उसमें हमारे पास 24 प्लस डी हमारे पास आ जाएगा। सही है, और उसके मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास जो है वो डी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम जो है क्या कहते हैं कि उसके थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको जब अगर हम उसको मॉडिफाई करेंगे ना, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी, मैं आपको हम बता दूंगा। जब हम उसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वो इस तरह आएगा कि हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस 24 डी और माइनस 1800.74 74 is equal to 0। सही है, तो ये हमारे पास इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है वो कुछ इस तरह बन जाता है। फिर हम उसको यूजिंग एक्सेल से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम उसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बेस पर हमारे पास डी की दो वैल्यूज आएंगी, एक में हमारे पास 32 इंच आ जाएगा डी, और दूसरे में माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो हमेशा याद रखें कि चूंकि डेप्थ हमारे पास नेगेटिव या थिकनेस हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 32 इंच हमारे पास जो है वो थिकनेस ऑफ द राफ्ट होगी। उसको हम बढ़ा देंगे 36 इंच ताकि हमारे पास उसमें आसानी हो सके। तो जो हम राफ्ट प्रोवाइड करेंगे वो हम 36 इंचेस का राफ्ट प्रोवाइड करेंगे। 36 इंचेस या जो है वो हमारे पास 3 फीट भी हम उसको कहते हैं। तो हमारे पास 3 फीट का जो है वो हम राफ्ट प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो इस इक्वेशन जो हमारे पास पंक्चरिंग शेयर कैपेसिटी थी इक्वेशन थी, उसके बेस पर जो है वो हमने राफ्ट को निकाल लिया। सही है। तो अभी हम सेव में जाएंगे और सेव में जो है राफ्ट को असाइन करेंगे। उस वहां पर जो है हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। एक्स वाई में जाएंगे कि हमारे पास जो प्लेन होते हैं वो हमारे पास एक्स वाई उसमें होता है। तो अभी हम कहाँ जाते हैं कि हमारे पास नीचे जाते हैं। ये आपको जो स्लैब्स और ये बाकी जो रेड कलर में नजर आ रही है, ये हमारे पास चूंकि मैशिंग हुई थी और उन मैशिंग की वजह से हमारे पास इस तरह के फॉर्म में वो जो हमारे रिजल्ट है वो इस तरह शो हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास बात ये है कि हमारे पास अपने मॉडल को अनलॉक कर दें। क्योंकि अभी जितने भी हमारे पास एनालिसिस रिजल्ट्स हुए थे वो हमारे पास वो हमने रिमूव कर हम उसको रिमूव कर लेंगे। और हम जो नए तरीके से जो है हम राफ्ट को जो है वो असाइन कर देंगे। ठीक है। एनालिसिस रिजल्ट हमारे पास खत्म हो गए हैं। और अभी हम हमारे पास देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हम z इज इक्वल टू 0 या हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो बेस लेवल है जो हमारे पास ग्राउंड लेवल है उस पे हमारे पास अभी हम हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं इस स्ट्रेस को हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चूंकि हमने उसको पहले फिक्स सपोर्ट असाइन किया था तो उन सपोर्ट्स को जो है हम वो फ्री कर देते हैं। ठीक है। तो सपोर्ट को मैं हमने फ्री कर दिया। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम जो है उसको राफ्ट की जो मटेरियल है या राफ्ट जो है वो हमें साइन करते हैं। यहाँ से हमारे पास एरिया के जो ऑप्शन है कि जिसके थ्रू हम एरिया ऑब्जेक्ट को हमें साइन कर सकते हैं, यहाँ से हमें साइन कर सकते हैं उसको। तो स्लैब है और उसके बाद हमारे पास है राफ्ट है। ठीक है। तो राफ्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है ये एक पॉइंट और उसके बाद जो हमारे पास एंड पॉइंट है वो भी चूंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर एक एरिया है तो इस वजह से हमने ये जो है कमांड जो था वो हम यूज किया। बाकी कमांड भी यूज कर सकते हैं उसमें भी हमारे पास कोई वो नहीं है, लेकिन ये कमांड भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया है। इसके बाद जो हमारा स्टेप है कि हमने इसकी मैशिंग करनी है। अब मैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि मैशिंग हम किस तरह करेंगे कि हम असल में अब हमारे पास जो फाउंडेशन कि हम असाइन करेंगे उसके वो किस तरह हम असाइन करेंगे। फाउंडेशन हमारे पास असाइन हो गया है। अब हमारे पास जो है हमने सोइल को असाइन करना है। ठीक है। कि हमने इसको ये बताना है कि इस राफ्ट के नीचे जो है वो हमारे पास सोइल है। ठीक है। अब सोइल जो है वो हम एक स्प्रिंग के फॉर्म में असाइन करते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम उसको एक स्प्रिंग असाइन करेंगे या हमारे पास एक से ज्यादा स्प्रिंग असाइन करेंगे। हमारे पास जितने भी हमारे उसके रिसर्च या जो हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस जिस तरह हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि अगर हम एक स्प्रिंग असाइन करेंगे तो हमारे पास एनालिसिस कभी भी हमारे पास सही नहीं आएगा। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम 1x1 फीट में इस होल एरिया को डिवाइड कर लेंगे कि हमारे पास 1x1 हमारे पास स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स आ जाएंगे इस एरिया के। और हर एक एरिया के जो हैं वो हम उसको जो है स्प्रिंग असाइन कर देंगे। ठीक है। तो स्प्रिंग फिर हम असाइन करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने उसको
जी दाऊद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने ये फाउंडेशन असाइन कर दिया है सर, ओके। इसी तरह हम एक प्रोजेक्टर है जिसमें मतलब हमें सेब की जरूरत है, सर हाँ इरशाद ने दिया है। तो हाँ सर उसमें सर कह रहे थे कि आप लोगों ने ये जो बिल्डिंग बनाया है बासिन का, इसमें आप लोगों ने ये बेसमेंट कहाँ बनाया, मतलब बेसमेंट को शो नहीं किया। ये तो ऐसे लग रहा है ये जो 3D का हुआ है ना सर, ये राइट साइड पर 3D हाँ जो हाँ। बने, तो कहते हैं इसमें आप लोग बेसमेंट कैसे असाइन करेंगे, मतलब देखिए कि बेसमेंट में वो इसमें अलग कोई, ही ये बेसमेंट है। देखें वो बेसमेंट में अभी इतना एक्सप्लेनेशन से अगर देखें ना, तो बेसमेंट में हम सिर्फ ये करेंगे ना कि हमारे पास उसकी जो हमारे पास डेप्थ की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे ना, जब हम ग्रिड को डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास माइनस की वैल्यू हम उसके साइन करेंगे कि हमने डाउन द ग्राउंड जाना है। ठीक है। और उसके अलावा आप लोग नेट में सर्च कर ले, मैं खुद भी देख लूंगा कि हमारे पास बेसमेंट में और क्या हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी होती है उसमें उसमें तो उसके इसमें तो फिर हमारे पास साइड में रिटेनिंग वाल भी आ जाएंगे ना। सही है। तो उसमें रिटेनिंग वॉल का ऑप्शन भी आएगा। और दूसरी बात ये कि जब हम उसको मतलब डिफाइन करेंगे तो डिफिनेशन में हमारे पास जो डेप्थ है उसमें हमारे पास हम डाउन द ग्राउंड चूंकि जाएंगे तो उसमें हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू हम असाइन करेंगे। सही है। और उसके अलावा आप लोग खुद भी इसको सर्च कर लें, एक दफ़ा ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाए और तो फिर हम आपको उसके उस प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जो भी किस्म के जिस भी किस्म की हमने एनालिसिस करनी थी आप लोगों को रिक्वायर्ड थी आपके मिनी प्रोजेक्ट में, तो वो इसमें हो जाएंगी। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि वही जो रिपोर्ट है, लेकिन इंडिविजुअल रिपोर्ट जो होगा वो आप लोगों ने अपने उसमें भी सबमिट करना होगा। आपकी जो लैब रिपोर्ट है उसमें भी आप लोगों ने उसको सबमिट करना होगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि हमने इसको 1x1 फीट में, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो एक्स में उसकी जो वो है वो 45 है, और वाई में उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास है 36। तो हमारे पास 45 + 36 का हमारे पास ये जो नीचे रॉक हमने साइन किया है। अब असल हमने क्या करना है कि हमने उसको 1x1 फीट में जो है वो हमने डिवाइड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको ये बताएंगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस आप उसको जो है 45 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और अलोंग द वाई एक्सिस आप उसको क्या कर ले, उसको 36 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम उसको 1 बाय 1 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो हमारी होल हमारा पूरा राफ्ट होगा वो हमारे पास 1x1 फीट के सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी अभी आप लोग देख लेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इसको होल सेलेक्ट क्या करें, होल मैंने क्योंकि हमारे पास इसमें जॉइंट्स भी आ जाते हैं। सेलेक्ट कर दिया है, एडिट, एडिट एरिया, डिवाइड एरिया, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइड एरिया इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम यूज करेंगे। अब अलोंग द एज फ्रॉम 1 to 2, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की बात करें तो उसमें हमारे पास 45 आ जाएगा, और अलोंग द एक्सिस एज फ्रॉम पॉइंट 1 to 3, तो उसमें हमारे पास 36 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है। फिर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा राफ्ट था किस तरह हमारे पास 1x1 फीट के उसमें डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ, यहाँ पर शो भी करा दूंगा। अब यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे पास, जब मैं यहाँ पे इस पर तो आप लोग जरा इसको यहाँ पे जो XYZ की जो वैल्यू शो कर रहा है उसको देख क्या करें कि आपके पास क्या वैल्यू शो कर रहा है। अभी हमारे पास चेक कर सकते हैं कि X भी 0 है, Y भी 0 है और Z भी 0 है। जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास इस केस में हमारे पास X 1 होता है, Y 0 है और Z भी 0 है। जब हम इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है। तो क्या मतलब है कि हमारे पास ये 1x1 फीट का हमारे पास एक सेगमेंट है, एक पार्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है। तो ये तो भी हमारे पास राफ्ट आ गया है। अब जब हम मैशिंग कर लेते हैं, अब लोग चेक कर लेंगे उसको, अगेन हमने उसको फ्री करना होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सेप होते हैं उसको ऑटोमेटिकली जो है वो सपोर्ट असाइन कर लेता है। हम लोग चेक कर लेंगे हमारे पास स्ट्रेन है, अब इस केस में तो हमारे पास नहीं हुआ।
यूजुअली हमारे पास जब हम उसको सेगमेंट से डिवाइड करते हैं उससे पहले हमारे पास जो हमारा स्टेप होता है तो उसको जो है वो यहाँ पर अगेन उसको फिक्स सपोर्ट या कोई और सपोर्ट असाइन कर लेता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप लोग उसको सेगमेंट में डिवाइड करें तो उसको चेक क्या करें कि हमारे पास अगेन ये फ्री हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो पॉइंट है कि हमने क्या करना है, हमने उसको सपोर्ट जो है स्प्रिंग्स असाइन करना है। अब स्प्रिंग्स क्या है या उसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसके बारे में अभी हम आएंगे। हमारे पास टाइम भी 4 मिनट रहता है। तो अब आपके पास में दोबारा इसी लिंक पे आप लोग उसको कनेक्ट हो जाए ताकि हम वो लेक्चर देख लें कि हमारे पास बेसिकली जो सोइल का बिहेवियर है वो हमने स्प्रिंग के थ्रू चूंकि हमने डिफाइन करना है। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या है और उसके हमने स्प्रिंग की हमने कौन कौन सी वैल्यूज असाइन करनी है तो उसकी तरफ हम जो है वो आएंगे। अभी आप लोग जो हम मैं ये लिंक जो है आप लोग यही लिंक इस पे आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें तो उसके बाद हम लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का हमारा बेसिक उसमें लेक्चर था कि हमने क्या करना है। सोइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि सोइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एक्चुअली होती क्या है और हम इसको किस तरह इसको यूज करेंगे, किस तरह इसको परफॉर्म करेंगे या अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि शो इन फिगर हमारे पास नीचे आपको दो फिगर नजर आ रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर व्हिच कुड हैव राफ्ट और आइसोलेटेड फुटिंग एज देयर फाउंडेशन। ठीक है, which in turn are resting on soil. For analysis of this frame to obtain design movements, shear under various loads and its combination, we would usually consider the bottom of the column is fixed. जिस तरह हम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आप नीचे आपको जो फ्रेम नजर आ रहा है, आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, अब यूजुअली अगर आप प्रैक्टिकली एक्चुअली फील्ड में आप लोग चेक कर ले तो इसके नीचे या तो हमारे पास राफ फुटिंग मैट फुटिंग होगी या हमारे पास जो है आइसोलेटेड फुटिंग होगी या कंबाइंड फुटिंग होगी। ठीक है, जो यूजुअली हम फील्ड में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब हम उसको सेफ में करते हैं, अब तक जितना हम करते आ रहे थे तो हमने क्या करते थे कि हम सेफ में हमारे पास जो है उसको हम फिक्स सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडियलाइजेशन कि हमारे पास जो रॉफ था या जो मैट था या जो हमारे पास आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग थी उसको अगर हम फिक्स कर लें तो ये हमारे पास कितनी सही है, ये हमारे पास सही है भी या नहीं, इसके ये तो हमारे पास एक और दूसरा डिबेट है। लेकिन ये हमारे पास कभी भी आपके पास एक्चुअल जो पिक्चर ऑफ द फ्रेम है या एक्चुअल पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग है वो कभी भी आपको शो नहीं करता। उसके नीचे जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो कभी भी आपके पास ठीक आएंगे, आपके पास रिएक्शन तो आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके पास जब हम उसको डिजाइन करेंगे तो कभी भी आपके पास सही कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम आज के जो तो अभी हमारे पास इशू क्या है कि हम उसको किस तरह जो है उसको काउंटरैक्ट करें, किस तरह उसको हम सॉल्व करें इस इशू को। क्योंकि हमारे पास मसला क्या है कि हमारे पास एक्चुअली राफ्ट के नीचे तो हमारे पास सोइल होता है। ठीक है, अब बिल्डिंग और फाउंडेशन तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उनकी मूवमेंट जो रिजिड बॉडी मूवमेंट से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मतलब राफ्ट आपकी फाउंडेशन जो होगा वो नीचे जाएगा, डिफॉर्म होगा, तो ओवरऑल बिल्डिंग आपके पास उसकी वजह से डिफॉर्म या उसके पास किस वजह से सेटल हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर हमारे पास जो उसके नीचे सॉइल है वो हमारे पास रिजिड नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास वो हमारे आपके पास वो हमारे पास डिफॉर्मेबल है। डिफॉर्मेबल से क्या मुराद है कि वो नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्म होगी। किसी जगह अगर अब आप वो वीक है तो वहां पर वो स्टेप जो है वो सेटल हो जाएगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, या किसी जगह वो स्ट्रांग है उसके नीचे स्टोन है या कोई और रॉक है तो वो वहां पर जो है वो सेटल या डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो सोइल का जो बिहेवियर है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसको हम इस तरह मतलब जो है वो एक ही फिनोमेना के साथ उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस इशू को खत्म करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फाउंडेशन जो राफ्ट है उसके नीचे हम स्प्रिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो सोइल का बिहेवियर है उसको असाइन करने के लिए सैप में हम क्या करते हैं, फिर उसको हम स्प्रिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं और उन स्प्रिंग्स को फिर हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास रिंकल स्प्रिंग्स के नाम से यूजुअली प्रैक्टिकली भी मतलब जितने भी आप लोग डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स होंगे
उसमें आप लोग देख लेंगे कि अगर कंसल्टेंसी में आप लोग देख लेंगे कि जो फाउंडेशन है उसको हम रिंकल स्प्रिंग्स के थ्रू जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब उन रिंकल, ये फिर हमारे पास ये रिंकल मॉडल था 1867 से ये मॉडल जो है यूज हो रहा है, उसमें काफी मॉडिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन जो है मॉडल, जो बिहेवियर है, जो कॉन्सेप्ट है वही है जो 1860s में जो है वो यूज हो रहा था। ठीक है, और ये जो हमारे पास है कि वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बीम ऑन इलास्टिक फाउंडेशन। इलास्टिक फाउंडेशन की बात ये क्यों कर रहा है कि हमारे पास जो स्प्रिंग होगी उसकी जो बिहेवियर होगा वो हम इलास्टिक रेंज तक ही हम उसको लेंगे, या जो हम उसकी एनालिसिस होगी वो इलास्टिक रेंज तक ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि हमारे पास बीम और इलास्टिक फाउंडेशन। बीम का नाम वर्ड क्यों यूज हो रहा है, यूजुअली आपको पता है कि अगर आपके पास कंबाइंड फुटिंग है तो वो आपके पास एक बीम के फॉर्म में यूजुअली होती है। ठीक है, तो इस वजह से उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के उसको और उसको नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फाउंडेशन का स्लैब है, उस पर पी लोड अप्लाई, स्ट्रक्चर का लोड अप्लाई हो रहा है, और नीचे आपके पास सोइल मीडियम है। इसी को जब हम रिंकल स्प्रिंग के थ्रू जब हम वो मॉडल करते हैं तो नीचे आपके पास स्प्रिंग्स है, उस पे ऊपर आपके पास फाउंडेशन स्लैब है। जिस तरह आज के हमने क्या है, हमने क्या किया हुआ है कि हमने राफ्ट को असाइन कर लिया, अब राफ्ट के नीचे जो है वो हम ये स्प्रिंग असाइन करेंगे। ठीक है, और उस पे लोड जो ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास रिंकल मॉडल जो है वो काम करता है। अब रिंकल मॉडल्स में हमारे पास कुछ और शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ उसमें डिसएडवांटेजेस है, या क्या कहते हैं हमारे पास उसमें कुछ प्रॉब्लम उसमें भी है, लेकिन ओवरऑल जो उसका रिजल्ट है वो अब आपके पास बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपको सोइल की बिहेवियर को जो है वो मॉडल करता है। इसी वजह से जो है मैक्सिमम आपके पास जितने भी आपके एनालिसिस या डिजाइन होते हैं वो रिंकल स्प्रिंग्स की बेस पर ही होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास शॉर्ट कमिंग या उसकी जो डिसएडवांटेज क्या है या उसमें जो मसला क्या है, वो सिर्फ एक मसला सिर्फ ये है कि यूजुअली आप लोग जब सोइल को चेक करेंगे या प्रैक्टिकली जब सोइल आप मतलब जो बिहेवियर होता है प्रैक्टिकली सोइल का, वो कुछ यूं होता है कि जहाँ पर लोड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है आपके पास सेटलमेंट, वहां वहां पर आपके पास डिफॉर्मेशन, वहां पर आपके पास सोइल की सेटलमेंट ज्यादा होती है, और जहां पर लोड कम होगा वहां पर जो है वो कम होगी। या दूसरी बात यह है कि जहां पर हमारे पास सोइल का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, सोइल स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहां पर जो है वहां पर हमारे पास जो है सेटलमेंट डिफॉर्मेशन कम आएगी, और जहां पर सोइल वीक होगा तो वहां पर हमारे पास डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सेंटर में आपके पास मोर डिफॉर्म हुआ है और साइड में आपके पास जो है वो कम हुआ है। लेकिन व्हीकल स्प्रिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उसको हमारे पास जब उसको डिफॉर्म करता है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि वो उसको यूनिफॉर्मली डिफॉर्म कर लेता है। ठीक है, उसको क्या कर लेता है कि उसको एक यूनिफॉर्म, एक आइडेंटिकली, मतलब क्या है कि हमारे पास पहले केस में क्या था कि जो हमारे पास चूंकि सोइल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो तो एक ही बॉडी है ना, तो वो एक जब एक डिफॉर्म हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन विंकल स्प्रिंग में हमारे पास क्या इशू आ जाता है कि हर हर एक जो स्प्रिंग जो है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है वो डिफॉर्म होगा, एक स्प्रिंग का दूसरे स्प्रिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सही है, तो इस वजह से हमारे पास जो है जो डिफॉर्मेशन जो आएगी वो एक यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन आएगी, और एक्चुअली ये नहीं होता। सही है, लेकिन इसके इसके अलावा जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो रिंग स्प्रिंग के रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो इस वजह से मैक्सिमम केस में या ये कह दें कि हमारे पास यही यूज होता है विंकलर मॉडल। इसके अलावा भी एक इलास्टिक कंटिन्यूम अप्रोच है, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लेकिन उसका भी यही जो कंसेप्ट है विंकलर मॉडल का, यही ऑलमोस्ट वही जो है यूज कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बात क्या है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब अगर स्प्रिंग्स के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्प्रिंग को देखा होगा, तो उसमें एक चीज एक कांस्टेंट स्प्रिंग के लिए यूज होता है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो वो अगेन यहाँ पर चूंकि हमने अगर स्प्रिंग को असाइन करना है तो उसके लिए वो कांस्टेंट भी हमने असाइन करना होगा। अब वो कांस्टेंट हम किस तरह निकालेंगे, वो किस बेस पर निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले होंगे, और क्या उसकी जो है वो assumption होगी, क्या उसकी लिमिटेशन होगी, वो अभी हम अभी देखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ दिस मॉडल इज टू डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग, ठीक है, हमने कह दिया कि हमने उसको स्प्रिंग तो असाइन करना है। अब हमने क्या करना है कि उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को हमने किस तरह निकालना होगा वो भी हम देखते हैं। यूज टू रिप्लेस द सोइल बिलो फाउंडेशन। अगर हमने सोइल बिलो फाउंडेशन को स्प्रिंग से रिप्लेस करना है तो इसका मतलब क्या है कि उन स्प्रिंग्स को हमने कोई कांस्टेंट, उसकी कोई वैल्यू भी देनी होगी ना, तो वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, सिंस इट्स अ ग्रेट स्टिफनेस, अब सोइल की जो स्टिफनेस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिस तरह आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में या जितने भी आप लोग जितने भी आप लोग डिजाइन के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू यूजुअली यूज होती है। स्टील में आप लोग बहुत ज्यादा इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिंस ऑफ ग्रेट स्टिफनेस इज द ओनली पैरामीटर इन द विंकलर मॉडल टू आइडियलाइज द फिजिकल बिहेवियर ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड से हमारे पास क्या मुराद है? देखें, जो ग्राउंड का एक्चुअल एक्चुअल ग्राउंड का बिहेवियर होता है या एक्चुअल ग्राउंड जो होती है, वो यूजुअली उसके लिए हम सबग्रेड का वर्ड यूज होता है। ये रोड ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे के केस में बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपके पास पेवमेंट क्लियर होती है, फिर बेस और सब बेस वगैरह हो जाती है, और उसके नीचे जो ग्राउंड होती है, जो एक्चुअल आपके पास ग्राउंड होती है, तो उसको हम सबग्रेड का नाम देते हैं। अब उस सबग्रेड का जो स्टिफनेस होगी, वही स्टिफनेस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है विंकलर मॉडल की विंकलर स्प्रिंग्स की जो हमारे पास है स्टिफनेस होगी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज द रेशियो between pressure P at any given point of the surface of the contact and the settlement Y produced by the load at that point। एक जो है एक पॉइंट पर जो है एक पॉइंट है जिस पर हमारे पास जो है लोड एक्ट कर रहा है, सही है। अब हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस की वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आई है वो हमारे पास है डेल्टा आई है, या कोई भी उसको सिंबल दे दें, और हमारे पास है लोड पी। तो इस पी लोड की वजह से इस सरफेस पर जितनी डिफॉर्मेशन आएगी, जब हम उसको उस डिफॉर्मेशन पर पी को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के एस आ जाएगा। और के एस हमारे पास क्या है? वो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड या कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है। हमेशा इसको याद रखें। एक मिनट, तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमेशा याद रखें कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को हम के एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है कि लोड डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दिस लोड। ठीक है, जी दाऊद। सर अगर किसी बिल्डिंग में मतलब सेटलमेंट आ रही हो ठीक है, तो उसमें हम ये जो विंकलर वो है स्प्रिंग्स वगैरह है, अगर ये हम यूज करें तो इधर सेफ मतलब वो सेफ हो जाएगा हमारे साथ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखें स्ट्रक्चर में जब हमारे पास, ये तो हम प्री मॉडलिंग की बात कर रहे हैं ना, अभी हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं किया, वहां पर हम उसको भी डिजाइन कर रहे हैं। जब हमारे पास जी सेटलमेंट आ जाती है ना, फिर हमारे पास और टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू उसको हम जो है मॉडल करते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, हमारे पास चेक करते हैं कि हमारे पास इश्यूज कहाँ पे आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ये इशू आ रहा है और किस वजह से इशू आ रहा है। फिर वो अलग बात है कि हमने किस तरह उसको रिमॉडल करना है, किस तरह उसको हमने क्या कहते हैं, रिट्रोफिट करना है। ठीक है, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हमने सेटलमेंट आ रही है, या आप लोग जो अपने आवासीन की बिल्डिंग के थ्रू के उसकी बात कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वहां पे यूज नहीं होती। ये सिर्फ हम जो है सोइल का बिहेवियर को मॉडल करने के लिए, तो हम स्टेप को ये बता रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर के नीचे जो मटेरियल है वो आपके पास सॉइल है, और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस स्टिफनेस, नॉर्मल स्ट्रेंथ वगैरह उसके थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं। उसकी जो स्टिफनेस है वो उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो सेटलमेंट की जो एक बिल्डिंग में स्ट्रक्चर सेटलमेंट आ जाए तो वहां पर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसको जो है हम सिर्फ एनालिसिस और आपके डिजाइन के थ्रू हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो फिर हमारे पास और एडवांस लेवल में भी चले जाते हैं, लेकिन करेंटली जहाँ तक हाँ आपका और हमारा लेवल है, तो उसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे पास सोइल की बिहेवियर को मॉडल करने के लिए जो है हम फिर विंकलर स्प्रिंग यूज करते हैं, और विंकलर स्प्रिंग की जो मॉडल्स है, विंकलर स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है, वो हम ऐसे फिर हमारे पास आ जाती है। ठीक है,
राइट। तो हमारे पास के एस मॉडुलस या सब ग्रेड ऑफ मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन के एस है, तो हमारे पास क्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास अब क्यों, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि के एस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, इसका दोनों का एक ही हमारे पास नाम आ जाता है, यूनिट्स ऑफ फोर्स पर लेंथ क्यूब है। देखें क्यू हमारे पास बेरिंग प्रेशर है या बेरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। बेरिंग कैपेसिटी सोइल की जितनी होगी वो आपके पास क्यों आ जाएगी, और उसके बाद डेल्टा हमारे पास सेटलमेंट। तो सेटलमेंट की वैल्यू, सेटलमेंट की जो यूनिट है वो भी आपके पास लेंथ में, और बेरिंग प्रेशर की जो यूनिट है वो फोर्स पर लेंथ क्यूब में है। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास अच्छा केस है ना, बेरिंग प्रेशर का आपके पास लेंथ स्क्वायर है, सेटलमेंट का आपके पास लेंथ है, तो उसका ओवरऑल जो यूनिट बन जाएगा वो फोर्स पर लेंथ क्यूब या न्यूटन पर मीटर मीटर क्यूब है, न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब है, किप पर फीट क्यूब है, किप पर इंच क्यूब है। तो इस तरह लेंथ के क्यूब में उसका आपके पास जो है वो रिएक्शन जो है वो आ जाएगा, यूनिट्स का जो है वो आ जाएगा के एस का मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन का। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूले से डिफरेंट कोरिलेशन है जिसके थ्रू जो है वो हम मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन का जो मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, या विंकर स्प्रिंग का जो स्टिफनेस वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी है कि 40 इंटू एस एफ हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो यूजुअली हमारे पास 3 या 2.5, नॉर्मली हमारे पास 3 ही यूज होता है। तो 40 इंटू 3 मल्टीप्लाई क्यू हमारे पास अलाउबल प्रेशर है, या हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है वो क्यू ए है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास एस एफ है जो हमारे पास 3 है और 40। तो इससे भी हमारे पास जो स्टिफनेस है के एस एम मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन है वो हम देखे हैं, वो हम निकाल सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन क्यू ए इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड द अल्टीमेट सोइल प्रेशर इज एट एच इज इक्वल टू 25 mm। अगर हमारे पास सोइल बिल्डिंग के नीचे ऐसी सोइल है जिसमें हमारे पास सैंडी सोइल हो, या उसमें हमारे पास क्ले सोइल जिसमें हमारे पास जो सेटलमेंट अलाउ है वो 25 mm है, तो अगर हमारे पास वो हो तो उसके लिए डायरेक्टली हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसमें ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें हमारे पास सेटलमेंट 10 mm अलाउ हो, कुछ हमारे पास ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो है सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपके पास नीचे जो आपके पास सेटलमेंट है वो सिर्फ 10 mm में अलाउ है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास विद इन 10 mm के रेंज में आपके पास सेटलमेंट में आ गई तो ठीक है, अदरवाइज अगर इससे ज्यादा आ गई तो आपके पास आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ कंसिडर नहीं होगा। तो अगर हम आपके पास h हमारे पास 10 mm है, जो फैक्टर 40 है, यहाँ पर फैक्टर 40 यूज हुआ है, तो वो हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे और उसको हम वो हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास ये हमारे पास डिवीजन से आ जाता है, इसी तरह हमारे पास अगर h हमारे पास 50 mm हो, वो हमारे पास ज्यादा हो जाए तो 40 जो 40 है वो हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट कोरिलेशन है कि वो हमारे पास जिसके थ्रू जो है वो हम के एस की जो वैल्यू है वो यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लें कि यहाँ पर जो के एस की वैल्यू है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो बेरिंग कैपेसिटी की वैल्यू होगी वो भी किलो न्यूटन में होगी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 है, तो उस केस में हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमारे पास आप किप और फिर जो क्या कहते हैं एफपीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू क्यू ए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास 3 है और क्यू ए आपके पास जो है वो बेरिंग कैपेसिटी है, तो इसके बेस पर भी आप क्यू के एस की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अभी तक हम जितना भी आप कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्यूब पर फीट क्यूब की वैल्यू है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्यूब पर फीट क्यूब की वैल्यू है। अभी हम एक और पॉइंट, एक और जो है पैरामीटर जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और वो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन और मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन। इसमें आप लोगों ने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हमसे हमारे पास सिर्फ ये हो जाता है, एक हमारे पास है के, दूसरा हमारे पास है के एस। के एस की बात हम अभी तक करते आ रहे हैं कि हमारे पास ये कोएफिशिएंट और मॉडुलस दोनों इसको नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास उसको जब हम उसको डिनोट, हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसको हम के कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेपरेट रिएक्शंस को हमने यहाँ पे के एस, और दूसरा आपके पास सिर्फ के है मॉडुलस ऑफ सेपरेट, वो अब ये हमारे पास मॉडुलस था।
बस सिर्फ ना हमारे पास उसके यूनिट में चेंज आ जाते हैं, और यूनिट में चेंज किस तरह आ जाते हैं यहाँ पर आप लोग उसको देख लें के हमारे पास किस चीज के बराबर है, के एस इंटू वन। अब ये 1 into 1 क्या है एक्चुअली हमारे पास, के इज इक्वल टू के एस इंटू ए एफ, where Ki is the spring data at node I, Ks is the modulus of subgrade। अब K जो है अभी जो आप लोगों ने नया पैरामीटर देख लिया, ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग जो है स्टिफनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि के एस जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इनटू ए एफ इन्फ्लुएंस एरिया। अब इन्फ्लुएंस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आप लोगों ने इसको आप लोग सीख लें, आपको बहुत काम आएगा कि इन्फ्लुएंस एरिया आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉडल है, ये एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा ये है, और एक सेंटर में है, और दूसरा आपके पास पेरिफेरी में या आपके एंड्स पे आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस एरिया से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल इस कॉलम को अगर हम ले ले सेंटर कॉलम को, तो इसका ये वो और इसका जो इस साइड पे लेंथ है वो 1 फीट है, और इस साइड पे जो भी उसकी लेंथ है वो भी 1 फीट है। ठीक है, तो अगर ये 1 × 1 फीट है और वर्टिकली भी आपके पास आपको नजर आ रहा है कि 1 × 1 फीट है, तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा कि इस कॉलम के लिए अगर हमने ए एफ पेरिफेरी एरिया अगर हमने कैलकुलेट करना होगा, तो हाफ इस जगह से और हाफ इस जगह से हम उसको जो है ले लेंगे 0.5 और 0.5, तो कंप्लीट 1 हो जाएगा। इसी तरह 0.5 और 0.5, तो ये भी कंप्लीट 1 हो जाएगा। सही है, तो आपके पास इस कॉलम के लिए जो पेरिफेरी एरिया होगा वो 1 × 1 मींस पेरिफेरी एरिया से क्या मुराद है कि इस कॉलम पर इसी एरिया से सिर्फ लोड आ रहा है। सही है, या ये कह दे कि इस एरिया का जो लोड है इस कॉलम, ये जो कॉलम है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम हमारे पास जो के स्प्रिंग डेटा के लिए एक नया पैरामीटर हमारे पास आ गया है, उसको अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो के एस की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 12th क्लास क्लास सेफ्टी क्लास क्यों ऐसे आ गया था, और उसमें हमारे पास सिर्फ 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे हमारे पास के की जो यूनिट है वो किस चीज में चेंज हो गई, किप पर फीट क्यूब से किप पर फीट में ये वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। किप पर फीट से किस तरह चेंज हो गई कि नीचे फुट क्यूब है ना, फीट क्यूब है ना, और एरिया का स्क्वायर यूनिट क्या है वो फीट स्क्वायर है, तो फीट क्यूब और फीट स्क्वायर में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो किप पर फीट की वैल्यू जो है वो रह जाती है। सही है, अब अगर हमने जो है पेरिफेरी इस कॉलम के लिए कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 0.5 ये आ जाएगा और 0.5 ये आ जाएगा। सही है, तो इसके लिए हमारे पास 0.5 + 0.5 इसकी वैल्यू के एस मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आ जाएगा। Pode ir para o grilhinho. Deixa ele. Vem, chama outro. सही है, तो अगर इस एच के कॉलम को चेक कर ले तो हमारे पास के एस मल्टीप्लाई 0.5 ये आ जाएगा और 0.5 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इस कॉलम के लिए कैलकुलेट करें तो इस तरह करेंगे, अगर इस कॉलम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें उसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स या एक मिनट ये आपको यहाँ से बता देता हूँ, एनोटेट यूज करते हैं। देखें इसका जो एरिया होगा 0.5 ये आ जाएगा। सही है, मतलब क्या है कि इस साइड पे तो हमारे पास कोई एरिया नहीं ना, और 0.5 आपके पास ये आ जाएगा, तो उसका जो लेंथ होगा वो 0.5 होगा, लेकिन उसका जो विड्थ होगा ये 0.5 हो जाएगा ना। या अब इस केस में देखें 1 + 1 है ना, अगर आपके पास केस डिफरेंट हो, अपने उसकी जो मैशिंग की हो डिफरेंट की हो, तो आप उसको डिफरेंट भी उसको उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाफ यहाँ से लें हाफ वहां से लें। अब इस साइड पे 0.5 हो गया, लेकिन इस साइड पे आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर हमने के को कैलकुलेट करना है तो के एस मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1, तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे या आपके पास आ जाएंगे। सही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह जो है इफेक्टिव एरिया नहीं है, इसको इन्फ्लुएंस एरिया जो है किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। सही है, अब हमारे पास है यूनिट फॉर द कोएफिशिएंट फॉर मॉडुलस। अब हमारे पास जो है कंबाइंड फुटिंग के केस में देख ले
कि हमारे पास 2 कॉलम्स है, उसको हमने की कंबाइंड फुटिंग दी हुई है, तो उसके लिए अगेन हमारे पास के एस इज इक्वल टू बी क्रॉस 1। बी हमारे पास क्या है, वो विड्थ या लेंथ विड्थ ऑफ द फाउंडेशन है, वो बी आ जाएगा। ये हमारे पास कंबाइंड फुटिंग के केस में हम बात कर रहे हैं। और उसका जो दूसरा पैरामीटर है हम किस तरह निकालेंगे कि हमारे पास हाफ यहाँ से आ जाएगा और हाफ यहाँ से आ जाएगा, तो ये कंप्लीट 1 आ जाएगा। और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो बी आ जाएगी, तो बी क्रॉस 1 की वैल्यू आपके पास इफेक्टिव इन्फ्लुएंस एरिया जो है वो आ जाएगा। सही है। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट केस में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कॉमन सेंस यूज करें तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी आपके पास गलती नहीं होगी। एफ हमारे पास इन्फ्लुएंस एरिया है और वो किस तरह कैलकुलेट होगा वो आप लोगों को कमेंट में आपको बता दिया है। अब लेक्चर हमारे पास कंप्लीट है। अब हम एक्सेल की तरफ आते हैं और उसकी जो इन्फ्लुएंस एरिया है अपने स्ट्रक्चर के केस में वो कैलकुलेट करते हैं। अभी तक अगर आपके पास कोई इशू, कोई इसमें आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। सही है। तो अब हमारे पास वैल्यू, चूंकि हम की जो है एफपीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस क्यू ए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। क्यू ए हमारे पास अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी है, वो क्यू ए हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी हमारे पास केस में हमारे पास कितनी है। लेट्स सपोज आपके पास जो टेक्निकल एनालिसिस आपके पास जो वैल्यू आई है बेरिंग कैपेसिटी की, वो आई है आपके पास 1 टन पर स्क्वायर फीट, 1 TSF की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी बी आपके पास बेरिंग कैपेसिटी है। सही है। और उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। सही है। अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे कि एस की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम के की वैल्यू निकालेंगे। 2.204 आपके पास क्या है, 1 टन पर स्क्वायर फीट को जब हम 1 KSF में कन्वर्ट, उसको KSF में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 2.204 आ जाता है। सही है। 1 टन में आपके पास जो है वो 2204 पाउंड्स होते हैं ना, तो उसको जब हम किप में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास 2.204 पाउंड्स आ जाता, किप आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी 2.204 है, इसको 1 टन को हमने कन्वर्ट कर दिया KSF में। उसके बाद आपके पास, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन थी वो टन में नहीं थी, वो आपके पास के किप पर क्यूबिक फीट में थी ना, तो इस वजह से अभी हमारे पास उसकी वैल्यू हम क्यूबिक फीट में ही, किप में ही निकालेंगे। ठीक है। तो आपके पास इस इक्वल टू का साइन लगा लें, 12 मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास आ जाएगी 3। आपके पास आपके नॉर्मली जो हम लेते हैं वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई क्यू ए आपके पास कितना है 2.204। ठीक है। तो आपके पास 79.344 की वैल्यू आ गई है। सही है। अब हम क्या करते हैं, के की वैल्यू निकालेंगे और के हमारे पास क्या है, के एस मल्टीप्लाई इन्फ्लुएंस एरिया। इन्फ्लुएंस एरिया अभी हम 1+1 निकालेंगे, जिस तरह अभी तक आप लोगों ने देख लिया। हम इसको सब कॉलम को सेम ही वैल्यू असाइन करेंगे। मैं आपको जब हम उसको असाइन करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि हम क्यों करते हैं और यूजुअली कोड्स क्या कहता है। सही है। तो 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो उसकी वैल्यू अगेन वही जो है क्या कहते हैं 79.344 की जो है वैल्यू है वो आपके पास जो है वो आ गई है। सही है। अभी हम क्या करते हैं कि सेव की तरह जाते हैं और उसको जो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम था कि हमने क्या करना था कि हमने उसको स्प्रिंग असाइन करना था, वो उसकी तरफ हम जाते हैं। सही है। राइट। अभी हम इसको क्या किस तरह असाइन करेंगे, कंप्लीट आपके पास जो राफ्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद असाइन, असाइन के बाद जॉइंट, जॉइंट के बाद जो है स्प्रिंग्स। सही है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपके पास किस तरह हमने करना है असाइन। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, असाइन के बाद जॉइंट, जॉइंट के बाद स्प्रिंग्स। बाज जो आपकी टैब है उसमें यहाँ पे स्प्रिंग्स की जगह जॉइंट स्प्रिंग है, तो वो भी आपके पास सही है। सही है। अब इसमें आपके पास ट्रांसलेशन 1 है, 2 है, 3 है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है। हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो वैल्यू हमने 79.344 की वैल्यू जो है वो असाइन करनी है, वो हम जो है एक्स वाई जेड में हम असाइन करेंगे। यूजुअली आप
जो है वो जेड की डायरेक्शन में, मतलब डाउन द ग्राउंड जो है उसकी वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। उसको आप एक्स और वाई की वैल्यू में भी असाइन कर सकते हैं। अब बात क्या है कि हमने क्या करना है कि अब हमारे पास हमेशा याद रखिए कि फाउंडेशन को हम कभी भी अर्थक्वेक के लिए जो है डिजाइन नहीं करते। हम क्यों डिजाइन नहीं करते? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो तो ग्राउंड में इंसर्ट होता है ना, डाउन द ग्राउंड सबमर्ज होता है, उसके नीचे अंदर ही होता है। तो अर्थक्वेक की वजह से जब ग्राउंड मूवमेंट करता है तो इसकी वजह से आपका फाउंडेशन भी उसके साथ ही मूवमेंट करता है। तो हमेशा याद रखें कि फाउंडेशन की जो मूवमेंट है ड्यूरिंग अर्थक्वेक वो एक रिजिड बॉडी मूवमेंट है। तो जिस तरह ग्राउंड मूवमेंट कर रहा है इस तरह आपका फाउंडेशन भी मूवमेंट कर रहा है। तो इस वजह से कोई भी उस पर फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो अभी हम जो है ट्रांसलेशन 3 के जो जेड डायरेक्शन है उसमें वैल्यू जो है यही जो 79.344 है, यही वैल्यू जो है हम असाइन करेंगे। अगर उसको हम एक्स और वाई के लिए भी हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन आज हम अभी केस हम नहीं करेंगे ताकि हमारे पास जो एनालिसिस है वो हमारे पास जल्दी हो जाए। अभी आप लोग देख भी लेंगे कि किस तरह जो सेप है रिंकल विंकल स्प्रिंग जो है वो उसको असाइन करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इसमें चलते हैं। सही है, यहाँ पे वो क्लियर नजर नहीं आ रहा तो हम एक्स जेड में जाते हैं और वहाँ पे हम आपको बता दूंगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि आपके पास विंकल स्प्रिंग जो है वो किस तरह आपके नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ आपके पास आपके सपोर्ट के नीचे जो है, आपके ग्राउंड के नीचे स्प्रिंग जो है वो साइन हो चुके हैं राफ्ट के नीचे। सही है, अब बात यह है कि अभी तक मैं आपको जब कैलकुलेशन बता रहा था कि तो हमारे पास जो पेरिफेरी के कॉलम थे उसमें जो है वैल्यू डिफरेंट थी, सेंटर के कॉलम की डिफरेंट थी और बाकी जो है दरमियान की कॉलम थी उसकी भी डिफरेंट थी। लेकिन जो है ना जो हमारे पास डिजाइंस प्रैक्टिकली डिजाइंस होते हैं, प्रैक्टिकली जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो असाइन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सेंटर के बेस पर, क्योंकि आप लोग देख लें कि अगर हम एच का कॉलम लेंगे, कॉर्नर का कॉलम लेंगे, तो वहां पर जो हमारे पास के की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 होगी तो वो हमारे पास कम हो जाएगी। सही है, तो वो हमारे पास उसको हम कम लेंगे और इस तरह हमारे पास जो दरमियान का कॉलम होगा उसको हम 1+1 वो हमारे पास ज्यादा होगी ना। तो चूंकि हमारे पास डिजाइन से हमारे पास ये बात जो रिप्रेजेंट जो एक्सपर्ट्स है वो ये बात सजेस्ट करते हैं कि चूंकि आपके पास इंपॉर्टेंट आपके सेंटर कॉलम्स होते हैं ना, आपके दरमियान की जितने भी कॉलम जो आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके पास क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम उसकी वैल्यू जो है वो उनको भी साइन करेंगे ताकि हम और फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें एकमुलेट कर सके, उसमें हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आप जो स्टैंडर्ड रिसर्चर है वो तो ये ज्यूम करते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप के जो पेरिफेरी के कॉलम्स है उसको आप सेपरेट सेलेक्ट करें, उसको आप सेपरेट स्प्रिंग असाइन करें, उसकी जो वैल्यू ऑफ के होगी वो सेपरेट होगी, दरमियान की जो स्प्रिंग्स होंगे उसकी वैल्यू ऑफ के जो है वो सेपरेट होगी। सही है, तो इस तरह हमारे पास जो है विंकल स्प्रिंग्स जो हैं वो हम असाइन करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास स्प्रिंग्स असाइन हो गए, लोड्स सब कुछ हमारे पास असाइन हो गया है। अब तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हमारे पास पॉइंट, हमारे पास टाइम क्या है कि हम एनालिसिस को रन करते हैं और हमारे पास एनालिसिस को रन करने के बाद हम उसको रिजल्ट्स को फिर हम चेक कर लेंगे। सही है, मोहम्मद यासीन, आपके मोबाइल किसके पास है? ये कौन सा बच्चा है उसको देख रहे हैं? ये लेक्चर में उसको कर रहा हूँ, ये तुम्हें आपको कर रहा हूँ।
सही है। तो अभी जो है हम ये देख सकते हैं जिस तरह ये हाइलाइट्स को कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो है हर मेंबर जो है हर मेंबर जो है वो डिजाइन हो रहे हैं। जिस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरह उसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो ये इस तरह आपके पास वन बाय वन आपके मेंबर जो हैं, आपके कॉलम जो है, आपके जॉइंट जो है वो डिजाइन हो रहे हैं। सही है। डिजाइन से हमारा क्या मेन मकसद है कि हमारे पास एरिया ऑफ द स्टील हमारे पास आ जाए, जिसकी बेस पर हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें और हमारे जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फिर उसकी डिजाइन जो है कंप्लीट है। सही है। एक बात मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि आप लोगों ने इसको रिपोर्ट जो है वो आप लोगों ने सबमिट करना है, जो आपका तिवरी का सब्जेक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम है। सही है। लेकिन इंडिविजुअल बंदे ने इंडिविजुअल सबमिट करना है और उसमें जो तिवरी है वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सबको दोबारा ये आपको पता होना चाहिए। फरहान जो है, शयान जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल हादी वगैरह, सब आप लोग याद ये इस बात को याद रखें कि आपके पास जितने भी आप लोगों ने वहाँ पे तिवरी लिखी होगी वो आपकी अपनी होनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे से आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। एनालिसिस बेशक एक ग्रुप की सेम हो, बाकी दूसरे का डिफरेंट हो, लेकिन आपके पास जो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके अपनी हो। सही है, उसमें कॉपी नहीं होनी चाहिए। सही है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जो है इंडिविजुअल बंदे ने रिपोर्ट हार्ड फॉर्म में सबमिट करनी होगी। यूनिवर्सिटी आप लोगों ने मुझे वहाँ पे सबमिट करनी होगी बिफोर फाइनल टर्म एग्जाम। सही है, आपके वाइवा से पहले, या मैं आपको फिर डेट भी बता दूंगा कि आप लोगों ने वहाँ पे सबमिट करनी होगी। जिसका भी कॉपी होगा और जिससे भी कॉपी होगा, ये जो है वो फिर आप लोगों के मार्क्स जो है 15% उसके मार्क्स हैं। तो जो दोनों कॉपी करेंगे, अली आप तुम लोग भी ये बात याद रखो, तुम लोगों से किसी का कॉपी हो गया तो तुम लोग के मार्क्स भी खत्म हो जाएंगे। सही है। और दूसरी बात ये कि रूब्रिक्स जो हैं हार्डली हमारे एक या दो क्लासेस रहते हैं। तो उसके बाद जितने भी आपकी क्लासेस होगी या फिर हम अरेंज करेंगे, तो आपकी जितने भी रूब्रिक्स है वो सब हम लेंगे सेपरेट क्लासेस में। जी अली बात करें। सर ये जो हम प्रीलिम में रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर, ये हम इंडिविजुअली करेंगे, मतलब जी 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 आरसीडी जी। में सीपी में तो हम 4 ग्रुप है सर, हाँ मतलब नहीं नहीं एक नहीं, ग्रुप में इसमें 4 मेंबर है। नहीं नहीं, इसमें आप लोगों ने इंडिविजुअली हर बंदे ने करना है। सही है। सही है। इसमें आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ आपका जो मटेरियल, मतलब सिंपल आपके जो डिटेल्स होंगी, जिस तरह आप लोगों ने क्या होगा कि आपके पास मटेरियल आपने कौन सा यूज किया हुआ है, सेक्शन प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कौन से यूज किए हुए हैं, लोड कम्बिनेशन, लोड पैटर्न, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ लिखना होगा। वही वैल्यूज वो जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में पेस्ट करनी होगी, और वही वैल्यू आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रिपोर्ट फॉर्म में देनी होगी। सही है। एंड मॉडल्स में आपके पास रिइंफोर्समेंट आ जाएगी, कितना एरिया आपके पास अब द स्टील कॉलम्स में आ गया, बीम्स में आ गया, स्लैब्स में आ गया, फाउंडेशन में आ गया। सही है। तो इस तरह आपके पास जी स्केचेस और इसके फॉर्म में आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट जो है हार्ड फॉर्म में सबमिट करने होगी। हर बंदे ने इंडिविजुअल सबमिट करनी होगी, किसी का भी किसी के साथ कॉपी नहीं होना चाहिए। जिन दो स्टूडेंट्स का कॉपी होगा 15% मार्क्स से मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको सबको कैंसिल कर दूंगा। सही है। ओके सर। तो हमारा स्ट्रक्चर भी जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हो चुका है। अब चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कि हमारे पास एरिया ऑफ द स्टील किस तरह आया हुआ है। आपको कंट्रोल से भी शो हो रहा है कि मैक्सिमम आपका एरिया ऑफ स्टील इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अभी हम काम ये करते हैं कि अपने यूनिट्स को जो है उसको हम चेंज करते हैं। जी एजाज बात करें। एजाज बात करें आप। सर जी जी जी। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सर जाऊंगा जिसुम रजी का ना सर जाऊंगा जिसुम रजा दागा जी सर सो तो सर दा प्रोजेक्ट का ना सर हम्म।
सर دا مونته تقریبا 2-3 ورځې پاتې دي सही ده په کار سر چې زم دا دغه چې دی سر دام په گروپ کې وشي سر نو مونته بل नहीं 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 कब पत लगाओ ये तो मैं तुम्हें फिर भी इतना दे रहा हूँ कि जो एनालिसिस मॉडल्स है वो तुम लोग वही यूज कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखो कि जिन 2 स्टूडेंट्स का कॉपी हुआ तो दोनों को मैं कैंसिल करूंगा, किसी ने भी एक दूसरे से कॉपी नहीं करना। तो ये हर किसी ने अपने बनाना है और हर किसी ने अपने मॉडल जो है उस पर काम करना है। सही है, डेटा आप लोग के पास देखें डेट ज्यादा कर रहा है 5 देखें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, 5 जून से आप लोगों के एग्जाम्स है ना, तो एग्जाम से पहले मैं आपको डेट भी बता दूंगा, डिपेंड करता है कि 5 जून से या फिर वाई से पहले आप लोगों ने मुझे जो है आप लोग रिपोर्ट से वो सबमिट करनी है, और रिपोर्ट्स भी हार्ड फॉर्म में आप लोग मुझे सबमिट करोगे। सही है जी, ठीक है सही। तो मेरा साहब थोड़ा आज काम थोड़ा ज्यादा, मैं कल से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन रिइंफोर्समेंट एरिया आपको पता है कि किस तरह हम इसको शो करते हैं, किस तरह के पास निकालते हैं। तो मॉडल हमारे पास कंप्लीट है, हर हमने फाउंडेशन डिजाइनिंग, आपके पास अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, सब चीजें जो है उस पर हमने अप्लाई कर लिए हैं। जी जी आपके पास आपका टाइम टेबल तो आपको शायद नहीं मिला होगा, लेकिन 5 जुलाई से आपके एग्जाम्स हैं, 5 जुलाई से एग्जाम्स है। काइंडली पता नहीं है यूनिवर्सिटीज ने क्या वो मैसेज स्टार्ट कर दिया है, तो कोशिश क्या करें कि आप पे फीस जमा हो, क्योंकि ये फीस की वजह से आप लोग पर इतने ज़्यादा एग्जाम्स आ रहे हैं, वरना जो फर्स्ट मिड टर्म था, सेकंड मिड टर्म था, इसका कोई सीन नहीं था इस मरतबा भी, मतलब एक ही मिड टर्म होना था, लेकिन फीस की वजह से ये 2 मिड टर्म हुए हैं। सही है, तो 5 जुलाई से आपके एग्जाम्स होंगे, फाइनल टर्म एग्जाम्स। तो कोशिश क्या करें, कोशिश कर ले कि चूंकि इसके बाद आपका लास्ट ईयर स्टार्ट होगा, इसमें तो कोई भी फेल ना हो। सही है, क्योंकि उसके बाद तो लास्ट सेमेस्टर में आप लोग रिपीट तो कर लेंगे, लेकिन फिर उसके आपके पास शायद और भी सब्जेक्ट्स हों, तो तैयारी कर लें, सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो। कल भी मैं चेक कर रहा था आपके प्रीलिप शीट्स, तो आउट ऑफ 85 या 83 में से 665 स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रीलिप शीट सबमिट किया हुआ है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप लोग सबमिट करोगे भी तो मेरे पास कोई भी उसके पास नहीं आएगा। सही है, तो प्रीलिप शीट भी आपकी कंप्लीट नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। और इवन 65 में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट सबमिट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सही है, और बाकी भी आप लोग सबमिट क्या करें, क्योंकि आपके पास मार्क्स आपके 10% प्रीलिप शीट्स में आ जाएंगे, 15% ये काम जो प्रोजेक्ट है ये हो जाएगा। इजाज़त बात करें आप। सर मैं यस सर, जी बात करें। सर मैं तो अच्छा अपनी कह रहे हैं, आसिम बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी दगत से कम दे